नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चोल साम्राज्य में चोलों की प्रशासनिक सैन्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। चोल भारत का, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता था। हम चोल राजवंश के बारे में है वो अध्ययन है वो करेंगे। चोल शासक थे। ये एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुए थे। इनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए थे कि आज भी उनको इतिहास में याद किया जाता है। चोलों के शासन के बारे में हमें जानकारियाँ विभिन्न अभिलेखों से, साहित्यों से और इसके अलावा उस समय जो विदेशी यात्री भारत आए थे उन्होंने भी चोलों की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया था। चोलों ने अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित है वो किया। उनकी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक आदि सभी व्यवस्थाओं की हमें जानकारी मिलती है। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक था। अब हम कड़ी से कड़ी चोल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, राजस्व कर आदि का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, चोल राजवंश में भी केंद्र प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांत है वो विषय यानी जिलों में बंटे हुए थे या स्थानीय स्तर पर बंटे हुए थे, और स्थानीय थे वो ग्राम में विभाजित थे। चोलों के शासन की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि चोल शासकों ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। किसे? स्थानीय स्वशासन। इनके जिला स्तर की इकाइयां नाडु, वलनाडु, कोर्रम आदि नामों से जानी जाती थी। अब केंद्रीय प्रशासन में शासन का सर्वोच्च अधिकारी चोल वंश का राजा होता था। राजा की सहायता के लिए उसके कई निजी सहायक व मंत्री भी होते थे। राजा उसके मंत्री मिलकर के केंद्र का शासन चलाते थे, और केंद्र के शासन में राजा और उसके मंत्री जो फैसला लेते थे वह फैसला प्रांतों में, जिला स्तर की कई नाडु में और ग्राम स्तर पर लागू किया जाता था। यानी राजा का पद है वो सर्वोत्तम गुणों से युक्त, सर्वशक्ति संपन्न और वंशानुगत के रूप में देखा गया है। राजा के जो निजी सहायक होते थे वे अपने अपने विषय के जानकार होते थे। उनको अपने कार्य में प्रसिद्धि होती थी। राजा के निजी सहायकों को उदम कुटुंब, राजा के निजी सहायकों को चौथ राजवंश में उदम कुटुंब के नाम से जानते थे। चोलों के काल में उच्च अधिकारी
राजा को समय समय पर सलाह मशविरा प्रदान करते थे और राजा इनकी सहायता से अपना साम्राज्य चलाते थे। इसके अलावा निम्न अधिकारी थे, उनको सिरुतरा और प्रधान सचिव जो राजा के होते थे उसे ओले नायकम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, चोल राजवंश में राजा और उसके निजी सहायक क्या कहलाते थे? उदमपुर, उच्च अधिकारी पेरुंदना, निम्न अधिकारी सिरुतर और राजा का प्रधान सचिव जिसको अपन कह सकते हैं CS चीफ सेक्रेटरी जो होता था वह ओले नायकम के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा चोलों के पास में एक विशाल सेना थी और उस विशाल सेना के बल पर इन्होंने, आपने देखा होगा कि भारत के पास में श्रीलंका है, मालदीव है, जावा है, सुमात्रा है, ऐसे कई द्वीपों पर भी इन्होंने अधिकार किया था। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास में शक्तिशाली थल सेना और नौसेना विद्यमान थी जिसकी सहायता से ये अपना शासन चलाते थे। चोलों के पास में पदाति सैनिक थे। पदाति सैनिक का मतलब है पैदल चलने वाले सिपाही, अश्वारोही घोड़े पर बैठ करके युद्ध करने वाले सिपाही, गजारोही हाथी पर बैठ करके युद्ध करने वाले सिपाही, अर्थात उनके पास में पैदल सिपाही भी थे, अश्वारोही भी थे और गजारोही यानी हाथियों की सेना भी थी, घुड़सवार सेना भी थी और पैदल सेना भी थी। गजारोही जो दल है उसे कुंजीर मदर बोलते थे। चोल साम्राज्य में गजारोही दल को कुंजीर मदर, अश्वारोही दल को कुदिरे च्वेगर एवं धनुर्धारी दल जो होता था ऐसे सिपाही जो अपने पास में धनुष करते थे और धनुष से भी बाण चलाने का कार्य करते थे उन्हें बिल्लीगढ़ बोलते थे। बाला प्रहरी जो होते थे उनको सेगुंदर बोलते थे। बाला प्रहरी होते थे उनको क्या बोलते थे? सेगुंदर। और राजा के कमांडो, कैट कमांडो, कोबरा कमांडो, राजा की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक जो होते थे उन अंगरक्षकों को वेलेकोर कहते थे। वेलेकोर सिपाही राजा के अत्यंत विश्वसनीय और विशेष प्रशिक्षण से युक्त होते थे। ठीक है, तो देखिए चोलों के पास में पैदल सेना थी, धनुर्धारी सेना थी, गजारोही सेना थी, अश्वारोही सेना थी। गजारोही सेना कुंजीर मदर, अश्वारोही सेना कुदिरे च्वेगर और इसी तरह से धनुर्धारी दल को बिल्लीगढ़ और भाला प्रहरी को सेगुंदर के नाम से जाना जाता था। और राजा के अति विश्वसनीय जो सिपाही होते थे या कमांडो होते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें वेलकोर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा चोलों के जहां पर सेना की छावनी या सेना रखी जाती थी उस स्थान को कड़गम बोलते थे। चोलों की सेना जहां पर रहती थी या सेना के रहने के जो स्थान बनाए हुए थे जिसको अपन कह सकते हैं सैनिक छावनी, तो सैनिक छावनी को क्या बोलते थे? कड़गम। ठीक है, चोलों ने अपनी सेना को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित किया था। आज भी सेना टुकड़ियों में विभाजित है और इनके पास भी सेना थी, वो भी छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित थी। सेना की टुकड़ी नायक कहलाती थी।
सेना की टुकड़ी का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? नायक। ठीक है, सेना का सेनाध्यक्ष होता था उसको महादंडनायक। सेना का जो सेनाध्यक्ष है उसको क्या बोलते थे? महादंडनायक। इसके अलावा चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोलों के पास में एक शक्तिशाली क्या थी? नौसेना। नौसेना का मतलब होता है जल में युद्ध करने वाली सेना, जिसको हम कह सकते हैं जल सेना। इसी नौसेना के बल पर चोलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण में किया था। अब हम देखते हैं चोलों की न्याय व्यवस्था। देखिए, किसी भी साम्राज्य में न्याय व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी चोलों के काल में राजा। प्रत्येक साम्राज्य, प्रत्येक राजवंश अपने शासन काल में न्याय व्यवस्था को अपनाते थे और जिस साम्राज्य की न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होती थी उस साम्राज्य को शक्तिशाली मजबूत साम्राज्य माना जाता था। वहां की प्रजा सुखी होती थी और वह राज्य उन्नति करता। तो चोलों ने भी न्याय व्यवस्था को काफी मजबूत किया था। न्याय की सर्वोच्च कड़ी राजा होता था और सबसे अंतिम कड़ी में ग्राम स्तर पर पंच न्याय प्रदान करते थे। चोल अभिलेखों में राजा को धर्मासन कहा गया। धर्मासन का अर्थ है दारों के आसन पर विराजमान। जैसा कि पहले जब कोई शासक का राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक के अवसर पर उसे जब राजगद्दी पर बैठाते थे तो उसमें में कुल पुरोहित आते थे और कुल पुरोहित आकर के राजा को कहते थे कि राजा, ये धर्मासन है, इस पर बैठकर आपको न्याय करना है। प्रत्येक जन के पक्षपात के बिना जिनको न्याय प्रदान करना जो राजा का दायित्व होता। राज्याभिषेक और तिलक के बाद राजा राजपुरोहित को नमन करते हुए जब अपने आसन पर विराजमान होते थे तब उनकी पीठ पर एक धर्मदंड रखा जाता और राजा को कहते थे कि राजन, ये धर्मदंड है, अगर तुमने भी धर्म त्याग कर कार्य किया तो आपको भी, आपके ऊपर भी है वो धर्म रूपी दंड है, आपको भुगतना पड़ेगा। प्रायः इसी कारण राजा सही न्याय करने का कार्य है वो करते थे। राजा के पास विद्वान ब्राह्मण होते थे जो स्मृति शास्त्र के ज्ञाता होते थे। राजा कोई भी न्याय देते थे तो वे अपने पास में धर्मासन भट्ट जो स्मृति शास्त्र के ज्ञाता होते थे उनसे सलाह मशवरा करते, उनसे वार्तालाप करते और उसके बाद वे दंड देने का कार्य अथवा न्याय प्रदान करने का कार्य करते थे। प्रत्येक गलती के लिए, गलत कार्य के लिए दंड का प्रावधान और उसमें आर्थिक दंड भी थे और सामाजिक दंड भी थे। आर्थिक दंड का मतलब है कि उस व्यक्ति विशेष पर जुर्माना ठोकना। सामाजिक दंड का मतलब है कि उस व्यक्ति विशेष को दोषी पाए जाने पर समाज, गांव, राज्य से बहिष्कृत कर देना। तो ये दोनों ही प्रकार के दंड वो प्रचलित थे। आर्थिक दंड के रूप में दोषी को सजा के रूप में
समझ में आया? अब है राज्य की आय के स्रोत। ठीक है, राज्य की आय के स्रोत है, उनमें भू राजस्व महत्वपूर्ण माना जाता था। चोलों के काल में आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व माना जाता था। चोलों के काल में भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया, वर्गीकरण करवाया गया, नापतोल करवाया गया एवं इसके अलावा भूमि की उर्वरा क्षमता, उपजाऊपन, पैदावार, फसली चक्र अर्थात वहां पर फसल कितनी पैदा होती है, कितनी नहीं, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, तथ्यों को ध्यान में रखकर कर निर्धारित किया जाता था, ताकि किसान पर भी बोझ न पड़े और राज्य को भी अपने शासन संचालन के लिए, राजकार्य के लिए आवश्यक धन प्राप्त हो सके। इसके अलावा भी राजस्व कर के अलावा भी और भी कई प्रकार के कर थे, जिनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो इसके अलावा आयाम कर, आयाम कर है राजस्व कर के रूप में जाना जाता था। माना किले यानी गृह कर, जितने भी लोग नगर में, शहरों में निवास करते थे, तो उन लोगों से उस समय में गृह कर चोल शासकों द्वारा वसूल किया जाता था। और गृह कर को उस समय में बोलते थे माने इरे। इसके बाद है कड़े इरे। माने इरे यानी गृह कर, कड़े इरे। कड़े इरे का मतलब है कि चोलों के काल में नगरों में जो दुकानदार होते थे, उनकी दुकान या प्रतिष्ठानों के ऊपर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ऊपर कर लगाया जाता था, उसे कड़े इरे कहते थे। इसके बाद है मगन में। मगन में है यह व्यवसाय कर। कैसा कर था? व्यवसाय कर। और इस व्यवसाय कर जो मगन में है, इस व्यवसाय कर में जो व्यापारी अपने नए प्रतिष्ठान लगाते थे, उद्योग लगाते थे, उनके ऊपर कर दिया जाता था। इसके बाद एक आजीविका शुल्क। आजीविका शुल्क का अर्थ था ऐसा कर जो किसी व्यक्ति की आजीविका पर लगाया जाता है। जीवन यापन करने के जो तरीके होते थे, उन पर लगाया जाने वाला कर क्या कराना था? आजीविका शुल्क। ठीक है। इसके अलावा राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी वरिष्ठ राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी होते थे, उनको बोलते थे वरिष्ठ के नाम से जाना जाता था। ये सब हमने चोल साम्राज्य की केंद्रीय व्यवस्था, उनके अधिकारी, चोलों की सैन्य व्यवस्था, सेनाओं के नाम, न्याय व्यवस्था और राजस्व आय के स्रोतों का अध्ययन किया है। थैंक यू।